मैं मुस्लिम परिवार से हूँ और मैंने जो है संस्कृत से यूजी पीजी और मेरी अब पीएचडी की उपाधि जो है मुझे आज प्राप्त हुई है और आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ये गौरव का दिन है। ऐसा कुछ पॉइंट आप बताना चाहोगे जिस वजह से लोगों का प्रपोजल कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे वो रिसर्च नहीं कर पाते हैं? यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो आज संस्कृत को कहते हैं कि ये सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है, तो ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। हम सबको जो है, हाँ, ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। भाषा तो कोई भी पढ़ सकता है ना। आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बोल दें अगर तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो कि मैं क्या करने वाली हूँ, कौन सा पहाड़ तोड़ने वाली हूँ, माजी द माउंटेन मैन की तरह? बताओ। जब 2016 में गोल्ड मेडल मुझे मिला था तो मुझे ये कहकर जो है महामना के बगिया की कली से संबोधित किया गया था। तो महामना की बगिया की कली जो है वो महामना के बगिया में ही रहे तो ये मेरे लिए बहुत सार्थक होगा। और अच्छा, बहुत लोग आपसे पूछते होंगे कि आप बीएचयू से रिसर्च कर रहे हो और वो आना चाहते होंगे रिसर्च करने यहाँ पे, तो किस तरीके से प्रपोजल तैयार करते हैं और इंटरव्यू, आप कुछ मदद करना चाहोगे? 2 टुक में आप बता दो बस। लेकिन संस्कृत विषय एक ऐसा है कि आपको जीविकोपार्जन तो देता है, साथ में आपको एक संस्कार देता है जो आज के समय में हमारे भारत देश से लुप्त होता जा रहा है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत अदर देन? हम संस्कृति को छोड़ करके अगर कुछ बोलना चाहें तो क्या फैक्ट देना चाहेंगे? किस सब्जेक्ट से आप रिसर्च कर रहे थे? संस्कृत। यहाँ पे सब लोग संस्कृत वाले ही हैं जो रिसर्च का डिग्री यहाँ पे मिला है जिनको ना? नहीं, यहाँ पे सभी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सारे लैंग्वेजेस के हैं। संस्कृत नहीं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में संस्कृत डिपार्टमेंट है, उसमें से आप लोग रिसर्च कर रहे हैं। बीएचयू में 16 फैकल्टीज हैं, 16 संकाय है, जिसमें से कला संकाय बहुत बृहद स्तर पे है, जिसमें लगभग 15-16 विषय होंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसे करके फ्रेंच, ये सब होंगे, पाली इत्यादि इत्यादि, ढेर सारे विषय हैं, जिसमें सबसे पहले सुबह जो है 9 बजे से पीएचडी वालों को डिग्री मिलना शुरू हुआ। प्रथम डिलीट की मिली थी। हाँ, डिलीट। इस बार 3 डिलीट की उपाधि मिली है। डिलीट की उपाधि क्या होती है ये मैं भी आर्ट्स फैकल्टी में ज्योग्राफी ऑनर से पढ़ा हुआ हूँ, फिर उसके बाद मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूँ बीएचयू में ही, तो थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ। क्या उपाधि है, क्या थी, बताएंगे आप? ये जो पीएचडी के बाद नहीं, आप बताओ। आप बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप इतना डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रही हूँ। फिर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बताने में। बताओ। क्या नाम है आपका? शाहीना तैसी, डॉक्टर शाहीना तैसी। डॉक्टर शाहीना। डॉक्टर लगाना अभी भी सीखा है कि भूल जा रहे हो? बार लगाना है? भूल जा रहे हैं ना? हैबिट में नहीं था ना। ओके, कहाँ से हो आप? मैं बनारस से ही हूँ। बनारस से ही हो जी। मैं भी बनारस से। आपका नाम क्या है? प्रिया झा, डॉक्टर प्रिया झा। डॉक्टर प्रिया झा। मतलब ये डॉक्टर लगाना आप लोग बार बार भूल जा रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा? होता है कि कई लोग होते हैं लगाना भूल जा रहा, अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बहुत मेहनत किया है उपाधि पाने के लिए, तो हम सब इतनी मेहनत कर रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। संस्कृत, कई लोग एडवांस कोर्सेज में पढ़ाई करते हैं और इन सभी कोर्सेज की तरफ उनका रुझान नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि संस्कृत, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी कौन पढ़ेगा? प्रोफेशनल कोर्सेज का ज़माना है, तो आपने संस्कृत कब चुना, कैसे चुना? कुछ आप बताओगे आप संस्कृत की जर्नी के बारे में? चूँकि मैं तो ब्राह्मण वंश से ही हूँ, पंडित ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो संस्कृत के प्रति एक अनुराग मेरा बाल्यकाल से ही था, बचपन से ही था। और मैं जैसे जैसे पढ़ती गई, इंटर में भी गई, तो वहाँ पे जो हमारी संस्कृत की टीचर थी वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। संस्कृत पढ़ने का एक लाभ मुझे हर विषय से एक अलग ये लगता है कि आपको जीविकोपार्जन के लिए जो करना है वो तो प्राप्त होगा ही, जो भी हो। लेकिन हाँ, आप जो भी विषय पढ़ते हैं आपका मुख्य उद्देश्य वही है कि आपका जो है जीविकोपार्जन उससे हो सके, आपका परिवार चल सके। लेकिन संस्कृत विषय एक ऐसा है कि आपको जीविकोपार्जन तो देता है, साथ में आपको एक संस्कार देता है जो आज के समय में हमारे भारत देश से लुप्त होता जा रहा है। हाँ, और इस संस्कृत के विषय में जो बच्चे जो पढ़ते, छोटे छोटे क्लास से सुभाषितानी है ना, जैसे पढ़ाया जाता है अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतशाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। हम लोगों ने देखा है ना G20 समिट में तू वसुधैव कुटुम्बकम इतना लोगो रखा गया है। सिर्फ इतना ही सब जानते होंगे कि पूरी वसुंधरा को, पूरे
पूरे पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मांड को हम अपना परिवार मानते हैं। इस तरह का संस्कार, इस तरह का बीज बचपन से ही जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उनके आत्मा में रहता है और जो है वो अपने घर परिवार समाज पूरे परिवार को पूरे विश्व को एक साथ लेकर के चलते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमें दूसरा बेनिफिट मिलता है जीविकोपार्जन के अतिरिक्त जो है हमें अपने इंटेलेक्ट मिलता है जो हाँ। संस्कृत को लेकर के। आगे बढ़- और फिर एक आता है हमेशा प्रश्न कि मैं तो मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, हाँ। संस्कृत से मेरा दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है और क्लास 5th तक संस्कृत पढ़ी थी, उसके बाद छूट गई क्योंकि एकेडमिक में वहाँ तक ही संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो कई लोग आगे लेकर के पढ़ते हैं लेकिन वो सेलेक्ट करते हैं तब। हाँ क्या अभी भी ये चीज़ें वैसे ही चल रही हैं कि और भी ख़त्म हो गया है संस्कृत? जैसे पंजाबी लैंग्वेज विलुप्त हो गया है पंजाबी सिलेबस में से, क्या संस्कृत भी विलुप्त हो रहा है? संस्कृत अभी तक था लेकिन अभी 3-4 साल से संस्कृत का दोबारा से पुनरुत्थान हो रहा है। हो रहा है। हाँ, अब तो कंपलसरी छोटे क्लास के बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे भतीजा भतीजी भी छोटे छोटे क्लास में हैं, 2, 3, 4th में। तो उन लोग पढ़ते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बुआ जी आप बताइए खिड़की को क्या कहते हैं, दरवाजे को संस्कृत में क्या कहते हैं, आप बताइए अनार को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो अब दोबारा से हो रहा है। मेरी छोटी सी भतीजी उसने शिवतांडव स्तोत्र हाँ लॉकडाउन के समय में उसने मुझसे बोल बोल के बुला के उसने पूरा सीख लिया। माइक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अब इस ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र। और डंडे को क्या बोलेंगे? दंड दंड लेकिन डंडे से किसी को मारेंगे तब भी ध्वनि निकलेगी, तो ध्वनि यंत्र उसको भी बोल सकते हैं। नहीं ध्वनि यंत्र बोला जा रहा है, ध्वनि नहीं। ध्वनि यंत्र। जब वहाँ पे आवाज़ आएगी तो ध्वनि बोलते हैं उसको। आपसे कोई पूछ दे कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, फिर आप रिसर्च किए, कितने साल रिसर्च का आप लोगों ने सर्व किया BHU में? 5 साल। 5 साल। तो मतलब 5-10 साल संस्कृत को जम करके दिया। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत अदर देन? हम संस्कृति को छोड़ करके अगर कुछ बोलना चाहें तो क्या फैक्ट देना चाहेंगे? संस्कृति को छोड़कर मतलब जो हमारा आप नहीं बताएंगी? दीदी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कुछ। बता अपना अनुभव। अब मैं आपका छोटा भाई हूँ, अब बताओ मेरे को, मैं ऐसे कान खोल के सुन रहा हूँ। और बता, ये कान कई लोग खोल के सुन रहे होंगे क्योंकि लोग फॉलो करने लगे हैं एक दूसरे को देख करके कि यार 2 दीदियाँ सामने खड़ी हैं, संस्कृत से पढ़ी हैं और क्या ना क्या क्या क्या। तो आप कुछ बताओगे उनको? मैं बस यही इतना कहूँगी, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ और मैंने जो है संस्कृत से UG PG और मेरी अब PhD की उपाधि जो है मुझे आज प्राप्त हुई है। और आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ये गौरव का दिन है कि आज मुझे इतनी बड़ी मतलब उपलब्धि मिली और वो भी महामना की इस जो है बगिया से। और मैं ये कहना चाहूँगी सभी से कि कोई भी भाषा हमारे लिए जो है कठिन नहीं होती है। हम जिस भी क्षेत्र में जाएं और उस कार्य को अगर हम उसको अच्छे से करने की कोशिश करें तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। सब कुछ आप कर सकते हैं। भाषा जो है वो किसी एक जो है संप्रदाय के लिए नहीं है, किसी एक मज़हब के लिए नहीं है। भाषा कोई भी पढ़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी पढ़ा है और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है मैंने। और यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो आज संस्कृत को कहते हैं कि ये सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है, तो ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। हम सबको जो है ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। भाषा तो कोई भी पढ़ सकता है ना, आजकल भाषा तो कोई भी पढ़ सकता है। मैं तो बोलता हूँ कि कर्म आपको ब्राह्मण बनाएंगे, कर्म आपको कर्म ही डिसाइड करना चाहिए। किसी की जाति पहले से प्रिविलेज्ड उनको बहुत ज़्यादा मिलना, हम ये नहीं, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप भी एक ब्राह्मण हो। हम यहाँ पे ये नहीं खड़े होकर के बोल रहे हैं कि नहीं हमें ही संस्कृत पढ़नी चाहिए, आपने क्यों पढ़ लिया, या फिर हमें ही उस कुएं से पानी पीना चाहिए, आपने कैसे पी लिया, हमें उस बर्तन में खाना चाहिए, आपने क्यों खा लिया। नहीं, हम समझ रहे हैं कि ब्राह्मणों को प्रिविलेज्ड रखा गया है, वो प्रिविलेज थे। लेकिन अभी धारणाएं बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए कि नहीं? बदल रही है। बिल्कुल बदल रही हैं पहले से। अच्छा, बहुत लोग आपसे पूछते होंगे कि आप BHU से रिसर्च कर रहे हो और वो आना चाहते होंगे रिसर्च करने यहाँ पे, तो किस तरीके से प्रपोजल तैयार करते हैं और इंटरव्यू, आप कुछ मदद करना चाहोगे? 2 टुक में आप बता दो बस। देखिए, BHU में आने के लिए सर्वप्रथम तो पहले आप नेट JRF की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब पहले की अपेक्षा जो रेट के थ्रू जो होता था ना वो नहीं हो रहा है। बहुत कम सीटें 1 या 2 आती है। तो जो भी आने
चाहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे पीएचडी करने के लिए तो पहले नेट जेआरएफ की तैयारी करें, नेट जेआरएफ निकाल लें। उसके बाद यहाँ पे साल में 2 बार, एक बार फरवरी में, एक बार आपका अगस्त सितंबर में फॉर्म आता है, जुलाई अगस्त में आप उसको डालिए किसी भी टॉपिक पे जिस पे आपका इंटरेस्ट हो। वेद है, व्याकरण है, दर्शन है, साहित्य है, ये सब जो है संस्कृत के अंदर अलग अलग शाखाएँ जी, हैं। जी। हाँ, अलग अलग शाखाएँ अलग अलग हैं। समूह हैं। तो जिनको जिसमें रुचि हो, जैसे इन्होंने वेद से किया है और मैंने दर्शन से किया है, संस्कृत में भी फिलॉसफी दर्शन से किया है। फर्स्ट ईयर जिस में तो विषय में- सबके लिए सेम होता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन जो है वो सेकंड ईयर में ही हो जाता है। 4 ग्रुप्स है पीएचडी के लिए पीएचडी के लिए। अच्छा सॉरी, पीजी के बाद। हाँ, पीएचडी के लिए। तो जिस भी ग्रुप से जिस भी स्टूडेंट की अपनी मर्जी हो, इच्छा हो कि साहित्य से आना चाहते हैं, वेद से, व्याकरण से, दर्शन से, कोई भी एक टॉपिक उठाएं, उसका अच्छे से पूरा प्रपोजल, भूमिका सहित, चैप्टर वाइज क्या उसमें समस्या है इत्यादि का पूरा करते हुए, कंक्लूजन दिखाते और हुए मुख्य तो प्रयोजन तैयार होना करें। चाहिए कि हम क्यों करना क्यों चाहते करते हैं, और और जो ज़्यादा अगर से काम ज़्यादा- हो भी चुके हैं हाँ, तो उनमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं। कोशिश जो ये हो होनी चाहिए चुका कि है नई उसमें कार्य नया क्या हम कर नया सकते कार्य हैं, करें। क्योंकि ऑलरेडी सर्च तो हो चुका है, हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च, हाँ। रिसर्च कर रहे हैं जो भी ग्रंथों पर या जिन पर भी कार्य हो चुके हैं। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो है उसको हम नया क्या करना चाहते हैं, उसमें नवीनता को क्या बताना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, नया विषय क्योंकि प्रयास करना सर्च तो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, हमको उसमें से खोज के निकालना है कि नवीन क्या है, ये मुख्य है। और आधुनिकता के साथ जोड़ना है कि वो चीज़ें तो है लेकिन वो वर्तमान में भी हमारे किस सापेक्ष में है, वर्तमान में भी उसका क्या उपादेयता है, इसके साथ वैसा कार्य करना चाहिए। जैसे मैं दर्शन से हूँ, दर्शन में भी न्याय दर्शन की जो भाषा शैली है वो आप लोगों को मालूम नहीं होगा। आईआईटी में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, क्या होता है? उसकी जो भाषा है ना वो बहुत ही मतलब एक कोड की तरह है, जिसको डिकोड जो है वो ही कर सकते हैं जो इस भाषा को समझते हैं। हाँ, ठीक है। कोई भाषा को नासा डिकोड कर रही है और यूज़ भी कर रही है। वैसे ही तो आईआईटी भी इस पे काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे भी आईआईटी में भी है, न्याय दर्शन से ही हैं, विश्वनाथ धीताल करके हैं जो बीएचयू आईआईटी में इस समय हैं, हाँ। न्याय दर्शन से हैं और वो आईआईटी टेक्निकल में है वो। और दीदी वो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड में एक किसी ने एक स्क्रिप्ट को डिकोड किया था, वो क्या चीज़ था, कुछ आप उसके जानते बारे हैं? में मुझे डिटेल्स जानकारी नहीं है, उससे मैं थोड़ा हुआ था लेकिन इस समय एकदम स्मरण नहीं आ रहा है। आपने कहा तो याद आया कि कुछ हुआ था, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो वायरल हो गई थी। बहुत वायरल हुई थी। हाँ, कंप्यूटर लगभग से- साल भर हो गए, लगभग ग्रामर पे कुछ हुआ था। ऐसा कुछ पॉइंट आप बताना चाहोगे जिस वजह से लोगों का प्रपोजल कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे वो रिसर्च नहीं कर पाते हैं? वही है कि आप नया से नया विषय लाइए। वही जैसे नहीं जानते हैं जो लोग, वही कालिदास पे, रामायण पे, महाभारत पे इत्यादि इत्यादि इसी पे हाँ, करते हैं। तो continuously उस तरह वही का जो आप चलता करेंगे रहता तो आपका जो है नहीं यहाँ पे लिया जाएगा। आप उसमें नया खोजिए और कोशिश कीजिए कि जो आज का समय है उसके साथ वो रिलेट करे, उसकी अपनी कुछ उपादेयता भी हो। मात्र जो है किसी की जीवनी, चरित्र चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, रस है इत्यादि का आप वर्णन करेंगे, वो सब बहुत हो चुका है। तो उसका अब उतना कोई रोल नहीं रह गया, निचोड़ लिया गया। जितना रामायण हो, महाभारत हो, उसमें छोटे छोटे पात्र से लेकर रस, छंद, अलंकार भंडार पड़ा हुआ है। आप नया निकालिए, जो नए नए लेखक हैं उन्होंने कुछ लिखा है, उनका देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है और इस तरह से आप निकालिए। और जो नवीन इस समय है, जो वर्तमान का समय है, उसकी उपादेयता भी बनी रहे और उसके हमको साथ। तो हमेशा यही याद करना चाहिए कि जो प्राचीन कार्य हो चुके हैं और हमें जो नवीन करना है, जैसा कि हमारे कुलगीत में है कि प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, तो वो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि कार्य तो जो हुए हैं उनको भी हम लें और उनको नवीन कार्यों के साथ रिलेट कैसे करें। बहुत शानदार, सही बात है। तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसे कोई तड़कता भड़कता टॉपिक ले लिया जिसको प्रोफेसर भी नहीं समझ पा रहा है तो भी वो कैंसिल कर देगा? हाँ, बिल्कुल करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर के पास जाएगा तो प्रोफेसर का समझना तो Accept करेंगे ऐसा तो वो। नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, अब प्रोफेसर उसका समाधान निकाल लें, ऐसे समाधान, तो मना हाँ। नहीं कर- ऐसे का नहीं वो करेंगे। उसको जो है इंडिकेट करके बताएंगे कि बेटा इसमें आप ऐसे कर सकते हो, और हम ये नहीं डायरेक्टली कह सकते कि प्रोफेसर नहीं जानते होंगे। नहीं, जानते तो Obviously होंगे, उनको बहुत एक्सपीरियंस सारी है। जानकारी है
उसी बिहाफ पे उन्हें जो है रखा गया है हाँ। और उनकी काबिलियत को देखते हुए रखा गया है। तो वो स्टूडेंट को जो है एडवाइस करेंगे कि क्या न्यू करना चाहिए, क्या तुमने इसमें त्रुटि की है, उसको तुम सुधार कर सकते हो। अच्छा, आप लोग यूजी पीजी कहाँ से किए हो? BHU से ही है। BHU से ही है। क्या एक्सपीरियंस रहा है एज अ गर्ल्स की कैंपस, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। लिटरली बहुत आज अच्छा। हम लोगों ने जब डिग्री लिया तो हम लोग के आंखों से आंसू आ गए। आज ऐसा लगा कि हम लोगों का अपना परिवार छूट रहा है, परिवार छूट रहा है। लेकिन आप इस परिवार में शिक्षा देने के लिए वापस भी आ सकते हो। महामना की कृपा हो जाए, भोले बाबा बुला लें। समझ रहे हो, आप भी आ सकते हो। बिल्कुल, बस महामना की कृपा हो जाए। जिस प्रकार से मुझे जब 2016 में गोल्ड मेडल मुझे मिला था, तो मुझे ये कहकर जो है महामना की बगिया की कली से संबोधित किया गया था। तो महामना की बगिया की कली जो है वो महामना के बगिया में ही रहे, तो ये मेरे लिए बहुत सार्थक होगा। और हिंदू विश्वविद्यालय होने की वजह से कभी भी आज तक भेदभाव धर्म को लेकर के यहाँ पे कभी नहीं किया गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं किया गया। कभी इस नहीं होता है। विश्वविद्यालय में भी नहीं किया गया। और मैं स्पेशली संस्कृत विभाग से ही मेरा जो है UG और PG और PhD भी मैंने किया है, तो मुझे कभी ऐसा जो है नहीं लगा कि मैं अलग हूँ। जैसे हमारे कुछ दोस्त भी PhD करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जी। और उनका सिलेक्शन भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, पास भी हो गया, एडमिशन भी ले लिए हैं। जी। तो उनको आप कुछ शिक्षा देना चाहोगे, लेसन देना चाहोगे कि इस तरीके से अपना काम में लगो और रिसर्च करो ताकि अच्छा आउटकम आपको मिले और देश को मिले? किस तरीके से एक रिसर्च को निभाना चाहिए, करना चाहिए? पहले हम लोगों ने पूर्णतः सब कुछ बता ही दिया कि किस तरह से तैयारी करके आप आ रहे हैं और आप उसकी जो भी कमियां हैं, हाँ। जब इंटरव्यू के टाइम पे हम अपना टॉपिक सेलेक्ट करके जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और फाइनली जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं रिसर्च में, तो उस टाइम अगर हमारा टॉपिक जो है ऐसा लगता है कि मतलब इस पे काम करना चाहिए और नवीन है, जो काम हो चुके हैं उसमें ये नवीन कार्य है, तो उसमें टीचर्स भी जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए परमिशन देते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी आएँ, जो कार्य हो चुके हैं उनको भी आप साथ में लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज नहीं होंगे तो फिर बाद के सोर्सेज की कोई नीड नहीं है। हमारे जो हम जिस चीज़ पे जाकर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो रिसर्च किस पे करेंगे? जो प्राइमरी सोर्सेज हमारे जो हैं, जो सर्च हो चुके हैं, तो उस पे ही तो हमारा रिसर्च होगा ना। तो हम उनको लेके और हम जो नवीन करना चाहते हैं उन दोनों को रिलेट करते हुए अपने कार्य को करें, और कभी ये भेदभाव ना समझे कि हम जो है मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंसफुल रहा है। मैंने तो यहाँ पे ये सवाल यहाँ खड़ा भी नहीं होता कभी भी, कभी नहीं यहाँ पे, बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है, आपको आगे बढ़ाया जाता जो है। आ रहे हैं PhD करने, मैंने तो ऐसा कभी अनुभव नहीं किया, तो मेरे साथ तो अच्छी यादें हैं, तो मैं हमने भी उनको बहुत शेयर रिपोर्ट करूँगी। किया और आज तक कभी भी अनुभव नहीं किया कि कभी भी धर्म को लेकर के किसी को यहाँ पे बांटा जाए और स्कोल्ड किया जाए। आप संस्कृत पढ़ रहे हो, वो भी ये 10 साल से लगातार आप संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हो, आप कभी भी दिक्कत नहीं आई। मैं आपका छोटा भाई हूँ, PhD मेरा एडमिशन हो गया है, आपको ठोकना है मेरे कंधे पे और कहना है कि इस तरीके से रिसर्च करो, क्या बोलोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने समय का जो है पूरा इस्तेमाल कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए समय को, क्योंकि देखिए पहले साल में तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे एडमिशन हो गया, कैसे कोर्स वर्क वगैरह होता है, कैसे वो साल भर निकल जाएगा, पहला दूसरा साल आपके समझ में ही नहीं आएगा। तब तक में जो है आप पे प्रेशर होना शुरू हो जाएगा कि अब जमा करो। तो समय का पूरे तरह से आप यूटिलाइज़ कीजिए, कि कोशिश कीजिए तुरंत फटाफट आप लोग अपना जो है सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए। जैसे आप गए तुरंत अपना सिनॉप्सिस तैयार कीजिए, और जो है जब कीजिए उसके बाद जो है साथ में अपना ये भी तैयार रखिए कि हमको अपने रिसर्च के साथ साथ ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि हमारा रिसर्च पूरा होते होते हम कहीं पे जो है जॉब को ज्वाइन कर लें। मुख्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम 5 साल के बाद सिर्फ रिसर्च में ही लगे हों और निकलने के बाद ऐसे खालीपन सा हो। नहीं, हमेशा पहले से चीज़ों को एक्सरसाइज करना, प्लान करके चलना चाहिए हमको कि हमें क्या करना है। हाँ, आप लोगों ने प्लान तो नहीं किया था कि ये इंटरव्यू लेने वाले हैं हम यहाँ पे आपका, नहीं, ना? नहीं। और आप तो बहुत इंट्रोवर्ट थी, आप तो जाने लगी। सबसे पहले मैंने इनसे पूछा कि क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, दीदी को बुलाओ, तब तक दीदी मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला कि दीदी भी ज्वाइन कर सकती है। दीदी भी ज्वाइन कर सकती हैं। हमने कुछ सिंपल चीज़ें थी जो एक जानकारी प्रोवाइड करती हैं, और ये
हम लोगों का तो ये हम फर्ज होना चाहिए कि बताएं, जो नए आएंगे, नए बच्चे जो भी आ रहे हैं, उनको हम जो है सही दिशा निर्देश दें। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य होना भी चाहिए। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, वैसे मैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से मिलती हूँ उनको भी मैं सही समय पे सही दिशा निर्देश देती हूँ, देना चाहिए कि आप ऐसे करो, मैंने भी ऐसे किया था, गुरुजन ऐसे थे, ऐसे मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं किया, लेकिन नेट निकाला, JRF निकाला, सब चीज़। तो ये सब मैं सही से अपने समय जो भी जूनियर्स हैं उनको मैं बताती हूँ, मेरे छोटे आप भाई प्रॉपर वे में अगर वर्क करते हैं तो आगे आपको किसी भी परेशानी को जो है प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी और हमको- कमांडो ट्रेनिंग हाँ, हो चुकी होगी। हमारा जो भी काम हो उसको प्री प्लान करके ही करना चाहिए कि हमें कैसे करना है। रिसर्च में आए हैं तो रिसर्च के लिए भी बस आते ही बस ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है अभी तो 5 साल है, 5 साल का वेट करते हैं। तो हमारा ये प्री प्लान होना चाहिए कि हम जब यहाँ आए हैं और हमने इंटरव्यू दे दिया है, हमारा सिलेक्शन हो गया है, और तो उसके बाद इसका सिनॉप्सिस ये भी बना अनुभव- लिए हमारी। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी सिनॉप्सिस सेलेक्टिव हो जाती है, उनको दूसरा टॉपिक नहीं देना होता है, तो उनका पहले से ही जो है वो प्रिपेयर्ड है कि हमने ऐसे चैप्टराइजेशन किया है, तो उस पर फिर काम में लग जाना चाहिए। क्योंकि कोर्स वर्क के एग्ज़ाम भी होते हैं, उसको भी हमको क्वालिफाई करना होता है। PhD में भी एक एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाई करना होता है कोर्स वर्क का, तो उसको करते हुए और आप जो है आगे की प्रक्रिया में अपना अध्ययन भी करते रहें, और ये मन में होना चाहिए कि हमें अध्यापन की ओर भी बढ़ना है। एक ओर से फ्री हो तो दूसरी ओर जो है फिर हम लग जाएं। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं। निश्चिंतता न लाएं अपने जीवन में। जैसे JRF पा गए जो बच्चे, तो बहुत निश्चिंत हो जाते हैं, फिर जो है घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, फेलोशिप आ रहे हैं 5 साल के लिए जो है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, बिल्कुल आराम से रहते हैं। ये नहीं कीजिएगा, ये कंफर्ट जोन में मत आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी जो है आप जो है अपने जीवन के लिए सफल हो सकेंगे। आपको जो भी फेलोशिप मिल रही है आप उसको लेते हुए अपने काम को भी करते रहिए। ऐसा नहीं मन में बना के रखें कि हाँ ठीक है अब शिथिलता आ गई है, अब तो 5 साल अभी कहीं नहीं जाना है, बस मिलने हैं, तो ये फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। चलिए 5 साल वाली आपने बात की, तो एक आखिरी सवाल पूछ करके आप लोगों को छोड़ते हैं। आप लोग जाओ, हाँ, हमारे इंतजार आपको कर रहे हैं। चाहे जहाँ भी जाना हो, दोस्त लोग वेट कर रहे होंगे हाँ, आपका। बैठ के इंतजार कर रहे हैं सामने। आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बोल दें अगर, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो कि मैं क्या करने वाली हूँ, कौन सा पहाड़ तोड़ने वाली हूँ, माजी द माउंटेन मैन की तरह? बताओ। संस्कृत की सेवा जो है अपने आप में पहाड़ तोड़ना है। संस्कृत का मैं सेवा करूँगी, अभी भी कर रही हूँ। अभी मैं अध्यापन कर रही हूँ आर्य महिला PG कॉलेज जो है वहाँ पे, अभी ऐसे ही अडॉक पे पढ़ा रही हूँ, परमानेंट नहीं हूँ, पढ़ा रही हूँ वहाँ। आगे भी महामना जहाँ भी चाहेंगे वहाँ जाऊँगी, संस्कृत विषय से जुड़ूँगी, बच्चों को संस्कार दूँगी, खुद भी उस विषय में जो भी कर सकूँगी अच्छे से अच्छा। नया कुछ पुस्तक वगैरह लिखना हो वो भी कर सकती हूँ, वो भी करूँ, जो भी हो, जैसा पथ दिखता जाए अच्छा, संस्कृत का सेवा करना ही। और आप भाई साहब, आप कहाँ पे जाना चाहते हो 20 साल बाद? अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? प्रेजेंट टाइम पे मैं अभी वसंता कॉलेज राजघाट में वाह, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे सभी लोग लगे हैं। मतलब ये ऐसी प्लानिंग बता रही हैं कि पढ़ते पढ़ते आपको प्लानिंग करनी चाहिए, वो प्लानिंग दिख रही है ना। पूरा कमांडो ट्रेनिंग हो गई है। कृपा है, कृपा है। कृपा है। मतलब जो बात बताए वो बात कर भी रही है। और लोग कहते हैं कि मालवी जी से जो मांगो या फिर यहाँ इसके लिए कोई काम खाली करो। नहीं जाता। आज हम लोग फिर मालवी जी से जो है ऐसी प्रार्थना करके जा रहे हैं कि हम लोग फिर से उनकी बगिया की जो कली नाम से संबोधित किया गया था, तो मालवी जी अपनी बगिया की कली को अपने बाग में ही रख ले, ऐसा ये मेरा संदेश है। भगवान करे, बाबा विश्वनाथ करें आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो, और जो भी लोग इस शिद्दत से उसके लिए काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि सब लोग डिज़र्व करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम है हिमांशु, और आप देख रहे थे नहीं, आप मतलब बात कर रहे थे द स्टूडेंट लाइफ पर। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। अच्छा, जय संस्कृतम जय जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। जय तु भारतम। संस्कृत का जय हो, भारत का जय। जय हिंद जय भारत को क्या बोलेंगे? वही जय तु हिंदम ना, जय तु भारतम। जय तु हिंदम जय तु भारतम, जय तु हिंदम जय तु भारतम। थैंक यू सो मच। आप लोगों का सब्जेक्ट एक ही है क्या? यस। थोड़ा सा इनका साथ दे दो आप, तो एक अच्छा सा एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस बन सकते हैं। दीदी मेरे से बेस्ट दे सकती है। आप बोलिए शाइना जी। दीदी इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ आप।
आप भी आ जाओ, दीदी का साथ दे दो। आप मेरा साथ नहीं दो, मेरे पे विश्वास नहीं करो, दीदी पे विश्वास करो। किस सब्जेक्ट से आप रिसर्च कर रहे थे? संस्कृत। संस्कृत। यहाँ पे सब लोग संस्कृत वाले ही हैं जो